हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है कई सारी सीरीजें चल रही हैं, लेकिन हम आज जो है कुछ शब्दावली लेकर के आए जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। इस समय आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान संदर्भ में जो है अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उससे रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो बनाया है और करंट में ये मुद्दा चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये शब्दावलियाँ आप लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह में मिल रही होंगी तो आप लोग हो सकता नहीं समझ पा रहे होंगे। और मैंने कई जगह देखा बहुत से बड़े बड़े टीचर भी जो है इस शब्दावलियों को आसान भाषा में नहीं समझा पाते, तो मैं एक प्रयास करता हूँ समझाने का। ठीक है, कल मैंने टैरिफ को समझाया था। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप उसमें कमेंट करिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं प्रयास करूँगा कि उसको और बेहतर तरीके से लाऊं। अभी क्या है कि हम लोग नए तरीके से आए हुए हैं, तो थोड़े से समझाने में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सही रहेगा, लेकिन कुछ शब्दावलियों का हेरफेर हो सकता है। एक क्योंकि वन वे होता है, हम इधर से बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उधर से कोई सामने से कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो ये लगता है कि एक तरफ पढ़ा रहे हैं, आप कंप्यूटर के सामने बोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये लगती हैं कि ये भी चीज़ समझा दें, वो भी चीज़ समझा दें, तो हो सकता है कि दो तीन चीज़ों का मेल एक साथ हो जाता है, तो दिक्कत होता है। तो हम समझते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन और मूल्यह्रास, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, दो शब्दावलियां हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, अवमूल्यन जो होता है वो क्या होता है कि सरकारों के द्वारा जो है जानबूझकर किया जाता है, जो केंद्रीय बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा जानबूझकर के पैसे के मूल्य को, रुपए के मूल्य को गिराया जाता है। या जिस मुद्रा, अगर जैसे चीन है, यूएसए है, कोई अलग कोई कंट्री है जो अपने रुपए या मुद्रा को जानबूझकर गिराती, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। चाइना के संदर्भ में इसको ज़्यादा समझा जाता है। जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड होती है, ये शब्दावली याद रखना, एक्सपोर्ट लेड जो इकोनॉमी होती है, एक मतलब इस जो एक्सपोर्ट लेड होती है मतलब कि उनका निर्यात ज़्यादा होता है, आयात की तुलना में आयात जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, निर्यात जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो वही उनके लिए ही सफलता है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक, इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसको फिर से समझाऊंगा। इसमें विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का मूल्य, हम रुपए के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करते हैं, रुपए का मूल्य घटा दिया जाता है। ठीक, जैसे कि $1 ₹70 का था और सरकार ने अवमूल्यन कर दिया तो $1 ₹75 का हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ₹70 लिखा हुआ है, यहाँ 75 है, इसका मतलब 75 तो बढ़ गए। इसका मतलब हम यहाँ पर समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, मान लो कि ये हम एक बैग समझ लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, लेदर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो हम इसी को लेते हैं। एक लेदर का बैग है, उसकी कीमत मान लो $1 है। ठीक, हमने क्या किया, भारत है, हमने इस बैग को ब्रिटेन को दिया। ठीक, ब्रिटेन ने हमको जो है $1 वापस कर दिया। $1 हमको यहाँ पर $1 हमने वापस कर दिया, तो $1 मान लो ₹70 का है। ठीक, यहाँ पर हम इसको लिख दिए हैं ₹70 का। $1 इस समय ₹70 का है। इस समय वर्तमान में मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो ₹88 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो मान लो कि अभी मैंने जो है इस थैले को एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, किसको, ब्रिटेन को, तो हमको $1 उसने दिया। $1 दिया तो हमने उसको जो है आरबीआई से एक्सचेंज करा लेते हैं, हम आरबीआई में डालते हैं, आरबीआई उसको हमको ₹70 दे देता है। ठीक, अब यही स्थिति फिर से हम करते हैं, क्योंकि अवमूल्यन कर दिया हमने, अवमूल्यन कर दिया। ठीक है, सरकार, केंद्रीय बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा अवमूल्यन कर दिया गया। तो अवमूल्यन में क्या होता है, अब यही वस्तु, यही बैग को जो है, इस बैग को हम फिर से निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन हमको फिर से $1 दे देता है, $1 हमको दे देगा। लेकिन इस समय $1 की कीमत कितनी, ₹75। तो हमको अब ब्रिटेन को ₹75 देने पड़ रहे हैं। पहले क्या देना पड़ रहा था, पहले ₹70 देने पड़ रहे थे, अब हमको ₹75 देने पड़ रहे हैं। तो ये जो अवमूल्यन होता है, ये अवमूल्यन निर्यात के स्थिति में तो हमें फायदा देता है, लेकिन अगर हम आयात अगर अधिक करेंगे, बाहर से अगर वो चीज़ों को लेंगे, तो हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना। पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जो बाहर, जैसे हमारी जो इकोनॉमी होती है वो आयातित ज़्यादा है, तो आयात अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें पैसा बाहर ज़्यादा देना पड़ जाएगा, तो हमारा रुपये सब बाहर चला जाएगा। और रुपये तो देना नहीं पड़ता, हमें डॉलर देना पड़ता है, डॉलर सारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है अवमूल्यन हमारे देश के संदर्भ में सही नहीं माना जा सकता। ये चाइना के विषय में, या अन्य देश जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब देखो, जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होती है उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इंपोर्ट में मैंने बता दिया, इंपोर्ट की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा।
इंपोर्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अब जैसे इंडिया है ये, मान लो, ठीक, ये ब्रिटेन है, और वही थैला मैंने इसको ब्रिटेन को दिया, ठीक, ब्रिटेन ने हमको उस थैले को दिया तो हम उसको 70 रुपये दे रहे हैं, ठीक। फिर क्या हुआ, यही ब्रिटेन से हम कुछ दिन बाद जैसे हमने मूल्यन किया और रुपए का मूल्य बढ़ गया, 75 रुपये हो गया, तो अब हमको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, वही बैग लेने के लिए $1 दिया तो वो 75 रुपये के बराबर हमको वापस पैसा देना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर हमको मतलब आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मूल्यन की स्थिति निर्यात की स्थिति में फायदेमंद होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट लेड जो इकोनॉमी होती है उनके लिए फायदेमंद होता है, जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और जो आयात ज़्यादा करते हैं उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। एक शब्दावली और है जिसको हम कैलिब्रेटेड अवमूल्यन कहते हैं। इसको योजनाबद्ध तरीके से मूल्यन, चाइना वगैरह इसको ज़्यादातर, क्योंकि भाई महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, जो आयात हम ले रहे हैं बाहर से हमें ज़्यादा रुपए देना पड़ जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसको स्टेप बाई सरकार क्या करती है, जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो क्या करती है, इसको स्टेप बाय स्टेप करती है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसका मतलब होता है जब सरकार या केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का मूल्य धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से घटाते हैं, ताकि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को झटका ना लगे और निर्यात को धीरे धीरे बढ़ावा मिले, ठीक। निर्यात जो है इसे अचानक बड़ी गिरावट नहीं की जाती, मतलब अचानक अगर कर दोगे तो उससे दिक्कत आ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, बल्कि नियंत्रित और क्रमबद्ध अवमूल्यन होता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्यों किया जाता है इसका भी, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कि भाई हमें निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो जो है हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारी मुद्रा थोड़ी कमज़ोर होगी तो विदेशी बाजारों में हमारे सामान सस्ते और आकर्षक होंगे। भाई अवमूल्यन करोगे तो हम क्या होगा, वही 70 रुपये की चीज़ हम जो है सस्ती चीज़ें जो है बाहर भेज देंगे, तो वहाँ बाहर में जो है कोई वस्तु बाहर जो बेची जा रही है तो उनसे हमारी जो वस्तुएं हैं टक्कर ले पाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा, कम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन वहाँ पर हम फेस कर पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आयात पर नियंत्रण के लिए धीरे धीरे आयात महंगे होंगे, जिससे लोग घरेलू उत्पाद को प्राथमिकता देंगे। अब जैसे क्या होगा कि हम बाहर से जो, मान लो कि कोई थैला बाहर से ले रहे हैं, उसके लिए हम पहले 70 रुपये देते थे, मान लो ये थैला है, इसके लिए हम पहले 70 रुपये देते थे $1 के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, 75 रुपये दे रहे हैं बाहर कोई वस्तु खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम 75 रुपये की चीज़ बाहर वाली, जो बाहर से आ रही चीज़ें उसको ना लेकर के घर की ही चीज़ें घरेलू स्तर पर ही लेंगे, तो इसको हम घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। और झटके से बचने के लिए, मतलब अचानक कोई ऐसी घटना ना हो जाए, अगर अचानक कर दोगे तो अवमूल्यन, अगर अचानक बहुत अवमूल्यन कर दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई हो जाएगी तो जो है देश के लोग हाहाकार मचा देंगे, विरोध करने लगे सरकार का। तो इसको कैलिब्रेटेड, मतलब योजनाबद्ध तरीके से अगर करेंगे तो इस जोखिम को कम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने कि मान लो कि $1 70 रुपये का है और सरकार चाहती है कि निर्यात को बढ़ावा मिले, हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, तो इंडस्ट्रियों को मजबूत करना पड़ेगा। इंडस्ट्री मजबूत होगी, इंडस्ट्री जो 100 किसी प्रोडक्ट को 100 प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, 100 प्रोडक्ट बना रही है, अब वो क्या करेगी, उसको कम से कम 500-300 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, तब तो वो निर्यात कर पाएगी, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तो वो रुपए को धीरे धीरे गिराती। पहले मैंने $1.70 का था, फिर मैंने 71 कर दिया, फिर 72 कर दिया, फिर 73 कर दिया, मतलब योजनाबद्ध तरीके से अवमूल्यन कर दिया। तो ये चाइना की स्थिति में ज़्यादा सेट हो पाता है, भारत की स्थिति में सेट कम हो पाता है, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो वर्तमान में मूल्य ह्रास हो रहा है, अब मूल्य नहीं, मूल्य ह्रास की बात कर रहा हूँ। मूल्य ह्रास में क्या होता है कि अपने आप स्वतः होता है, मैं आगे और समझाता हूँ, यहाँ पर जो चीज़ लिखी उसको मैं समझाता हूँ। 2025 में जो अभी हमारा जो है, जो रुपए गिर करके 88 रुपये के बराबर $1 हो गया है, $1 88 रुपये के बराबर हो गया है, $1 तक पहुंच गया। तो इसमें कुछ जो अर्थशास्त्री वो सुझाव देते हैं कि जब मूल्य ह्रास हो गया है तो इसी मूल्य ह्रास हो गया तो इस मूल्य ह्रास को हम कैलिब्रेटेड अवमूल्यन की तरह न ले लें, कैलिब्रेटेड अवमूल्यन की तरह इसका फायदा उठा लें, मतलब योजनाबद्ध तरीके से जो हम निर्यात को बढ़ावा दे दें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे दें, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो मूल्य ह्रास हो रहा है उसका हम फायदा ले लेंगे। क्योंकि स्थिति अगर देखोगे तो वही होती, धीरे धीरे 75 रुपये का $1 हो गया, मान लो 75 रुपये का $1 हो गया। अब मूल्य ह्रास हो रहा है, मूल्य ह्रास का मतलब अपने आप जो है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर मूल्य ह्रास को पहले समझा देता हूँ, फिर इससे वापस आ जाएंगे। मूल्य ह्रास यह अपने आप बाजार की ताकतों, डिमांड सप्लाई से होता है। इसमें रुपए का मूल्य धीरे धीरे गिरता है, सरकार सीधे कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल ले
तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और रुपए कमजोर हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये एक कोई कंपनी है, भारत में कर रहे थे, ठीक, ये कंपनी है, ठीक, ये भारत में कर रहे थे, भारत में काम कर रही है। अब क्या हुआ कि एक समाचार या कोई न्यूज फैल गई कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत कमजोर हो रही है, कोविड आ गया, कोविड वाली स्थिति हम ले लेते हैं, कोविड आ गया तो जो निवेश बाहर के लोग, जिन्होंने अमेरिका के लोग, जापान के लोगों ने या ब्रिटेन ने यहाँ पर एक कंपनी खोल रखी थी, उसने यहाँ निवेश कर रखा था, किसी कंपनी में निवेश कर रखा था, एक कंपनी खोल रखी थी, तो वो अपने डॉलर में निवेश करते हैं, तो उन्होंने डॉलर यहाँ से भारत से बाहर तुरंत निकाल लिया, तुरंत बाहर निकालिए तो यहाँ डॉलर की कमी आ जाएगी। और जहां पर किसी वस्तु को देख लो कि मान लो अगर कोई टमाटर है, टमाटर मार्केट में कम हो गया तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है टमाटर की, ठीक है। तो वैसे ही हमने डॉलर यहाँ पर बहुत ज्यादा था, डॉलर तुरंत कंपनियों ने, चाइना ने, अमेरिका ने, जापान ने अपना जो है डॉलर भारत की कंपनी से निकाल लिया। तो जैसे कंपनी ने निकाल लिया तो यहाँ पर डॉलर की डिमांड मतलब भारत में बढ़ जाएगी डॉलर की डिमांड। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारा रुपए जो होता है उसकी कीमत गिर जाएगी डॉलर के मुकाबले, ठीक। इसलिए मार्केट में $1 जो है 76 रुपए हो सकता है, अभी तो 88 रुपए के आसपास है, उसी को उदाहरण लेते हैं। तो मूल ह्रास का मतलब अपने आप होता है, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक संदर्भ में आप चीजों को देख रहे हैं तो वहां पर कुछ ऐसी न्यूज़ें फैल गई या भारत से बेहतर इकोनॉमी जो ग्रो कर रही होगी, जो देखिए जो बिजनेसमैन होता है वो देखता है कि जहां मुझे फायदा होगा वहां मैं जाऊंगा, तो वो कंपनी देखता है कि जैसे भारत की से बेहतर इकोनॉमी चाइना की है तो चाइना में जाके इन्वेस्ट कर देगा, तो भारत से पैसा निकालेगा और चाइना में इन्वेस्ट कर देगा। या कोई वैश्विक महामारी आ गई तो उससे डरकर ये युद्ध जैसी स्थिति आ गई, अब जैसे रसिया है, यूक्रेन है, यहाँ कौन निवेश करना चाहता है, फिलिस्तीन है, इजराइल है, तो ऐसे देशों से बचते हैं ना, तो वहां पर जो मान लो एकाएक कोई आपदा आ जाए तो वहां से पैसा निकाल लिया जाता। तो ये स्थिति जब ऐसी आती है, मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो रुपए का मूल्य घट जाएगा। जब रुपए का मूल्य घट जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। जब स्वयं से होता है तो इसे मूल्यह्रास, और सरकार जब जानबूझ के करती है तो अवमूल्यन। स्थिति दोनों एक ही। अब यहाँ पर हम समझते कैलिब्रेटेड, तो मूल्यह्रास हो रहा है जो 88 रुपए के आसपास पहुंच गया $1, 88 रुपए के बराबर $1 पहुंच गया। तो जो सरकार अर्थशास्त्री वो कह रहे हैं कि जब मूल्यह्रास हो ही रहा है तो हम उसको क्यों ना कैलिब्रेटेड वाली स्थिति समझ करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे दें, भाई 88 रुपए का हो गया है तो अगर हम बाहर 88 रुपए की चीज बेचेंगे बाहर तो हमारे पास डॉलर आएगा ना, और जब डॉलर ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत में आएगा तो सीधी सी बात है डॉलर की कीमत गिरेगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है कि डॉलर बाहर जा रहा है, डॉलर बाहर चला गया, डॉलर यहाँ पर घट गया तो डॉलर महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा होगा तो रुपए भी जो क्या होगा हमारे हिसाब से रुपए का मूल्य गिर जाएगा। तो ये स्थिति है। तो अंतर समझने के लिए यहाँ पर अवमूल्यन क्या होता है, सरकार जानबूझकर गिराती है, और मूल्यह्रास जो है रुपया अपने आप गिरता है, ठीक। तो ये स्थिति है। अगर एक प्रश्न हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में यूपीएससी लेवल का लगा के दे रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं इसको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, ठीक। अवमूल्यन को डिवैल्यूएशन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डेप्रिसिएशन है। शब्द इंग्लिश के शब्दावली से भागिए मत। इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश जानो ही ना। हिंदी में आप इंग्लिश से बेहतर है, इसलिए आपने हिंदी को चुना है, ना कि इंग्लिश से डर गए, ठीक। तो यहाँ पर जो है मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास तब होता है जब मुद्रा का मूल्य अपने आप बाजार में जो निवेशक होते हैं या बाजार ताकते जिनको बोलते हैं, जिनके पास पावर है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पैसे को घुमाते रहते हैं, जहां उनको फायदा दिखेगा वहां चले जाएंगे। जैसे इस समय लग रहा है कि अमेरिका में जो ट्रम्प साहब है वो अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लोग जो है जो वैश्विक निवेशक हैं वोट करके अमेरिका में निवेश करेंगे, तो वो चाइना में, भारत में जो डॉलर का निवेश किए हैं यहाँ से डॉलर निकालते हैं अमेरिका में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि अपने आप तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा। जब डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसके सापेक्ष में रुपए का, रेनमिनबी जो चाइना की जो मुद्रा है उनका क्या हो जाएगा, उनकी कीमत गिर जाएगी डॉलर के मुकाबले, सापेक्ष में होता है, ठीक। तो अपने आप बाजार की ताकतों से घटता है तो इसको मूल्यह्रास कहते हैं। ये कथन मेरे हिसाब से सही है। अवमूल्यन तब होता है जब केंद्रीय बैंक या सरकार जानबूझकर मुद्रा का मूल्य घटाती है, दूसरा भी सही। दोनों स्थितियां निर्यात कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धात्मक बन जाता है। दोनों ही निर्यात को बढ़ावा देने वाली स्थिति बन जाती है। तो देखिए मूल्यह्रास जब ज्यादा होगा तो आप अगर कैलिब्रेटेड अपना लोगे तो वहां पर आपका निर्यात प्रतिस्पर्धा मतलब निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने लगोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो आप लोग इसका जो है उत्तर लगाइएगा कौन सा सही है मुझे बताना।
नहीं समझ में आएगा तो मैं कल इसको बेहतरीन तरीके से और डिस्कस कर दूंगा। तो यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं यूपीएससी का जो है प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।